मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तो मैं भगवान वाल्मीकि को भी याद करता हूं और उनके भी चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, पंजाब की जब मैं बात करूं, बाबा फरीद की बात करूं, गुरु गोविंद सिंह की बात करूं, वीर क्रांतिकारियों की बात करूं, हमारे इतिहास में शहीद हुए देश के खातिर उनकी बात करूं, तो मुझे लगता है कि यह पंजाब की धरती, यह शौर्य की धरती है, यह वीरता की धरती है, यह साहस की धरती है और ये राष्ट्र भक्तों की धरती है। इसको हमको याद करना चाहिए। ऐसे धरती को मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं यहां आपको, जब मैं गुरु गोविंद सिंह जी को याद करता हूं, जब मैं गुरु नानक देव जी को याद करता हूं, जब मैं दसों गुरु को याद करता हूं और जब मैं बाबा फरीद को याद करता हूं, तो मुझे ध्यान में आता है कि पंजाब धर्म की जगह है, पुण्य भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है, ये सूफी संतों की भूमि है, ये आध्यात्मवाद की भूमि है और ये देश को दृष्टि और दिशा देने वाली भूमि है। ऐसी भूमि को भी मैं नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। मित्रों, हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है तो पंजाब सबसे आगे रहता है। चाहे वो मुगलों से लड़ना हो, चाहे वो अंग्रेजों से लड़ना हो, चाहे वो जालियांवाला बाग का किस्सा हो, चाहे वो मुगलों के साथ लड़ाई लड़ने का किस्सा हो, सबसे आगे अगर खड़ा रहा है तो हमारा पंजाब रहा है, हमारा पंजाब रहा है, हमारा पंजाब रहा है। ऐसी ये वीर भूमि है। और मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि इन्हीं वीरों को पूरा मान सम्मान देने का काम में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी पीछे नहीं रहे हैं। हमारे कांग्रेसी भाइयों ने लंबे समय तक आपके साथ छल किया, धोखा दिया। हमारे फौजी भाई वन रैंक वन पेंशन के लिए वो 1972 से लड़ रहे थे, 1972 से किसी ने उनकी नहीं सुनी और जाते जाते 2014 में हमारे फौजी भाइयों के जख्म में नमक छिड़क करके गए और 500 करोड़ रुपए टोकन रख करके चले गए, 500 करोड़ रुपए, और कहा कि हम तुमको वन रैंक वन पेंशन देंगे। आप बताओ, 500 में वन रैंक वन पेंशन आता है क्या? दिया जा सकता है क्या? आपने सरकार पलट दी, 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने एक साल के अंदर 1.25 लाख करोड़ रुपए फौजी भाइयों के खाते में पेंशन में डालकर वन रैंक वन पेंशन को साकार कर दिया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 1.25 लाख करोड़ रुपए। उसी तरीके से हमारे नानकाना साहब, गुरु नानक जी की भूमि, जिसे हम दूर से देखा करते थे, हम दर्शन नहीं कर सकते थे। 70-75 साल बीत गए, कांग्रेसियों की पीढ़ियां बीत गईं, एक के बाद एक सरकारें आई, लेकिन हम नानकाना साहब जाना हमारे लिए दूभर था। आपने मोदी जी की सरकार बनाई, करतारपुर कॉरिडोर बना और जो काम 75 साल नहीं हुआ वो 3 साल में मोदी जी ने करके दिया और आज हम वहां जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ये हमको देखने को मौका मिला। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं कि श्रीमती गांधी ने 1 लाख हमारे जेल में बंद पाकिस्तानी प्रिजनर्स, फौज के प्रिजनर्स पाकिस्तान के, उनको छोड़ा। 1 लाख। जुल्फिकार अली भुट्टो से बातचीत हुई
लेकिन नानकाना साहब के बारे में चर्चा नहीं की, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में चर्चा नहीं की। इस काम को सिरे किसी ने चढ़ाया और पाकिस्तान से आंख मिलाकर अगर किसी ने बात की तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने की और आपके लिए रास्ता साफ किया और करतारपुर कॉरिडोर बना करके दिया। हमें याद है कि प्रकाश पर्व में चाहे वो गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो या गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, पहले सरकारें इसमें योगदान नहीं करती थी, लेकिन भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार प्रकाश पर्व को सिर्फ पंजाब का पर्व नहीं रहने दिया, भारत का प्रकाश पर्व मनाया, भारत का प्रकाश पर्व बनाया। ये भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब के दो साहबजादे जिन्होंने देश की खातिर, समाज की खातिर मुगलों से टक्कर ली और शहादत दी, लेकिन देश में 75 साल के आजादी के बाद भी इन शहजादों को याद करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर बाल दिवस के दिन नहीं सिर्फ पंजाब में, नहीं सिर्फ देश में, बल्कि दुनिया को बता दिया कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों ने देश की खातिर, समाज की खातिर क्या बलिदान दिया था और किस तरीके का बलिदान दिया था, ये दुनिया को बता दिया। मित्रों, ये कांग्रेसी भाई और ये जो गलती से आए हुए आम आदमी पार्टी के कट्टर बेईमान हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, इन कट्टर बेईमानों से, तुम CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करते हो, तुमको मालूम है कि बांग्लादेश से हमारे सिख भाई धार्मिक कारणों से वहां से भगाए गए। आपको मालूम है कि पाकिस्तान से हमारे सिख भाई धार्मिक प्रताड़ना के कारण उनको भारत आना पड़ा। हमें मालूम है क्या कि अफगानिस्तान से हमारे सिख भाई धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए, और आज नहीं आए, 20 साल पहले आए, 25 साल पहले आए। उनको नागरिकता नहीं थी, उनको नागरिकता देने का काम किया है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सबके हरमन प्यारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज वो भारत के नागरिक बन रहे हैं, वो भारत में इज्जत से रह सकते हैं, और हमारे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, वो इनको बोलता है ये बलात्कारी हैं, ये रेपिस्ट हैं, ये चोर उचक्के हैं। इनको सिटीजनशिप देने का मतलब है भारत में गड़बड़ी, खलबली। बोलो, ऐसे केजरीवाल को आगे आने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो भाई, हमको ऊंचा सुनता है। ऐसे केजरीवाल को आने दोगे क्या, जो शरणार्थियों को बलात्कारी बोले, जो शरणार्थियों को बेचारे वहां से निकाले गए और उनको इस तरीके से कहे? मैं बताता हूं, 2 साल पहले अफगानिस्तान में तख्ता पलटा, हमारे सिख भाई अपने गुरु ग्रंथ साहब को बचा करके उनको भारत आना पड़ा, लेकिन सरकार यहां पर मोदी जी की थी। मोदी जी ने कहा तुम्हारा तख्ता पलटा होगा, लेकिन मेरे भारत के एक भी सिख भाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं एरोप्लेन भेज रहा हूं, मैं अपना मंत्री भेज रहा हूं। वो बाइज्जत उनको लेकर के आए, और मुझे याद है कि गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करने का दिल्ली के एयरपोर्ट पर मुझे भी सेवा करने का मौका मिला,
और गुरु ग्रंथ साहब को हम गुरुद्वारे में स्थापित कर पाए, ये हमने देखा है, ये हम लोगों ने देखा है। मित्रों, मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश आगे बढ़ रहा है, सारा देश। आज अमेरिका की अर्थनीति डगमगा गई है कोरोना के बाद। आज यूरोप की अर्थनीति पिछड़ रही है। आज चीन पिछड़ रहा है, जापान पिछड़ रहा है, रशिया में आर्थिक नीति में मंदी है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, यही हमारे हंसराज जी सांसद रहे हैं दिल्ली से, इन्होंने भी पूरी ताकत लगाई और मोदी जी के नेतृत्व में इन विपरीत परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से छलांग लगाकर ब्रिटानिया को पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। अब हम आपसे निवेदन करने आए हैं, बाबा फरीद की नगरी में, पुण्य भूमि में हमारे बहुत ही हरमन प्यारे अजीज हंसराज हंस को चुनाव जिता के भेजो। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारत, नोट कर लेना मेरी बात, भारत 3 साल के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, इकोनॉमिक पावर बन जाएगा, ये याद रखना। आज दुनिया में दवाई बनाने में भारत आज दूसरे नंबर का देश है, दवाई बनाने में। मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं, इस देश में टेटनस की दवा को आने में 28 साल लग गए। अपने देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 30 साल लग गए। अपने देश में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की दवा को आने में 28 से 30 साल लग गए। लेकिन जब कोरोना आया, दुनिया नहीं जानती थी कि इसकी दवा क्या होगी। बड़े बड़े देश परशुपेश में थे। मोदी जी ने 9 महीने के अंदर इसी देश के वैज्ञानिकों के माध्यम से एक नहीं 2 टीके, 2 वैक्सीन बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया और 140 करोड़ के देश को डबल डोज 220 करोड़ और विद बूस्टर लगा करके कोरोना से बचाने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि दवाई में भारत दुनिया का दूसरा नंबर का देश है। सबसे सस्ती और टिकाऊ दवाई भारत बना रहा है और कोरोना की दवाई हमने 100 देशों में पहुंचाई, 100 देशों में, और 48 देशों में भारत ने वैक्सीन मैत्री में मुफ्त में दवाई पहुंचाई, मुफ्त में दवाई पहुंचाई। अंतर क्या है? अंतर यह है कि अब भारत मांगने वाला भारत नहीं है, अब भारत देने वाला भारत है, दुनिया को देने वाला भारत है। यह अंतर आ गया। केमिकल्स में, पेट्रोकेमिकल्स में हम 106% हमारा निर्यात, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया। टॉय इंडस्ट्री में हम आगे बढ़ गए। हम जापानी गाड़ियों की बात करते थे, टोयोटा डैटसन। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, जापान को पछाड़ करके भारत आज दुनिया में तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट भारत बन गया है, तीसरे नंबर का भारत बन गया। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं भारत के बारे में। आपके हाथ में मोबाइल है, बताओ अब मोबाइल है ना आपके हाथ में? जरा जोर से बोलो भैया, मोबाइल है कि नहीं है ना? आपके मोबाइल में 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया।
आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल भारत में बन रहा है। यह बदलता भारत है। दुनिया मान रही है कि आज भारत लीड कर रहा है। बोलो, दुनिया में भारत की छवि आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? जरा जोर से बोलो, बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आप बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, अगर इनको किसी ने ताकत दी है तो वो मोदी जी की कार्यक्रमों ने और मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी है। मोदी जी के कारण नीतियां मजबूत हुई हैं। आप बताओ, आपके गांव में पक्की सड़क पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? जरा जोर से बोलो भैया, पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? पहुंची है कि नहीं? 7,000 किलोमीटर पिछले 5 साल में गांव की सड़कें बनी हैं। 7,000 किलोमीटर पंजाब में, वैसे 1.5 लाख किलोमीटर बनी है सारे देश में, पर 7,000 पंजाब में बनी है। आप बताइए, गांव में आज वाईफाई चलता है कि नहीं चलता है? चलता है कि नहीं चलता है? मोदी जी ने 1.5 लाख गांव में, 2 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया, ऑप्टिकल फाइबर, और 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोल दिया, जिस कॉमन सर्विस सेंटर के कारण कंप्यूटर से फरीदकोट के गांव में रहने वाला किसान पता कर सकता है कि उसकी गंदम को सबसे अच्छा दाम दुनिया के किस मंडी में मिलेगी और कहां वो बेच सकता है। ये ताकत मोदी जी ने दी है। आपका फ्लोरिकल्चर, आपका फूल दुनिया के किस मंडी में सबसे अच्छा बिक सकता है, ये आपको गांव में पता चल सकता है। और मेरे युवा साथी सुन लीजिएगा, आपको गांव में कॉमन सर्विस सेंटर से यह पता चल सकता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में, दुनिया की यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो सकता है, और उसका फॉर्म आपको कंप्यूटर से डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको भर करके भेजेंगे और आपका दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने की ताकत आपके गांव में आ गई है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए जब यह डिजिटलाइजेशन की बात हो रही थी तो मेरे कांग्रेसी भाई और ये आम आदमी पार्टी, जो कट्टर बेईमान पार्टी है, ये कट्टर बेईमान बोला करते थे, इनको मालूम नहीं है भारत अनपढ़ है। ये कंप्यूटर लेके क्या करेगा, ये डिजिटल लेके क्या करेगा, यहां तो कुछ भी नहीं चलेगा। इनको भारत के नौजवानों का सामर्थ्य नहीं मालूम था, इनको भारत के किसानों की ताकत नहीं मालूम थी, इनको भारत के लोगों की ताकत नहीं मालूम थी। आज बताओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज सब्जी वाला के दुकान पर क्यूआर कोड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? आज सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है, डिजिटल पेमेंट लेता है। यह बदलता भारत है, यह बदलता भारत है। जिसको तुम अनपढ़ बोलते थे, आज दुनिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत, दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत कर रहा है। भारत, यह बदलता भारत है। और मोदी जी ने दुनिया भर को यह आह्वान कर दिया कि हमारा कोई पंजाबी मित्र भाई कनाडा से आए, अमेरिका से आए, इंग्लैंड से आए, उसको पैसे लाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपना मोबाइल लेके आना, सारे भारत घूम करके चले जाओगे, तुम्हारे को डिजिटल पेमेंट से तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, तुमको कोई कैश लेके आने की जरूरत नहीं है। ये बदलता भारत है। यहां बैठे हैं हमारे हंसराज जी, हमारे एमपी हैं, और आगे भी आपके आशीर्वाद से पंजाब की धरती से पैदा हुआ पुत्र अब पंजाब से निकलेगा लोकसभा का सदस्य और फरीदकोट से बनकर के आएगा, वो बैठे हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री था,
ये सब मुझे चिट्ठी लिखते थे। क्या चिट्ठी लिखते थे? नड्डा साहब, स्वास्थ्य मंत्री जी, साडे गांव च, साडे पिंड च एक बंदा हैगा, उन्होंने कैंसर हो गया हैगा, ਉਹਦਾ इलाज होना सी, ਉਹਦਾ 2 ਲੱਖ लगेंगे जी, 3 ਲੱਖ लगेंगे। एक बंदा हैगा जी, ਉਹਦੇ ऑपरेशन होना जी, हार्ट ना नवा वैल्व पैना हैगा जी, ਉਹਦਾ की बोलते ਉਹ ਜਿਹੜਾ बाईपास सर्जरी होनी, ਉਹ किडनी बदलानी हैगी जी, ਉਹ लिवर का ट्रांसफर होना जी, 20 ਲੱਖ दो जी, 10 ਲੱਖ दो जी, 5 ਲੱਖ दो जी, 2 ਲੱਖ दो जी। ये 3 मंगते थे, मैं 1.5 देता था। ये 2 मंगते थे, मैं 1 देता था। बाकी असी जनता जनार्दन से इकट्ठा करते थे। था कि नहीं था? स्थिति थी कि नहीं थी? आज मोदी जी ने कहा नड्डा कुछ बड़ा सोच, और उन्होंने बड़ा सोचा। आज भारत में 10 करोड़ 74 लाख परिवार, फैमिली, 50 करोड़ लोग जो गरीब हैं। कौन है? रेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, कंडक्टर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, लिफ्ट मैन, सिक्योरिटी मैन, बाल काटने वाला सैलून में, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, सब्जी मंडी में और अनाज मंडी में और दाना मंडी में पल्लेदार बोझा उठाने वाला, अनाज उठाने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए हर साल देने की व्यवस्था की। 5 लाख और 365 करोड़ रुपए का इलाज गरीब लोगों का हो चुका है। 365 करोड़ रुपए का इलाज हो चुका है। अब मैं खुशखबरी आपको सुनाना चाहता हूं, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। यहां बैठे जितने भी बुजुर्ग हैं, जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई, कोई भी बहनें हैं, कोई भी माता हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई, और आगे जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, अगले साल, उससे अगले साल, इन सब लोगों को बिना उनका धर्म देखे, बिना उनकी जाति देखे, बिना उनकी इलाका देखे और बिना उनकी आमदनी देखे, अमीर हो या गरीब, इस देश का 70 साल से ऊपर के हर नागरिक को मोदी जी हर साल आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का कार्ड देंगे। 5 लाख रुपए का कार्ड, और 5 लाख रुपए देंगे। 5 लाख रुपए। और यहां इंश्योरेंस कंपनी भी 70 साल के बाद किसी का हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं करते, और ये 5 लाख रुपए तब तक मिलते रहेंगे जब तक वो जीवन की अंतिम सांस नहीं ले लेगा। आजीवन, यानी 70 के बाद 80 का होगा तो ज्यादा बुजुर्ग ही होगा ना, ज्यादा बीमार होगा, लेकिन उसके इलाज की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। इसकी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे मनरेगा के दृष्टि से लोग बोलते थे बंद हो जाएगा। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि उनकी चिंता होनी है। मैं कहता हूं, आप एक बात ध्यान रखो, मनरेगा के दृष्टि से भी आपने हंसराज हंस की चिंता 1 तारीख को कर लेनी, बाकी चिंता मैं करूंगा, हमारी सरकार करेगी, ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। लेकिन मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां बैठे लोग, मैं 1993 में एमएलए बन गया था। 1993 में मेरी उम्र उस समय 31-32 साल थी। मेरे इलाके में मेरा बीडीओ था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वो मेरे को आके बोलता था कि नड्डा साहब तुहानू एक खुशखबरी सुनाइए। मैं बोलता था आओ भाई चाह शाह पियो, सुनाओ खुशखबरी की खुशखबरी है। बोलते थे तुहानू ना इस साल एक पंचायत च 2 इंदिरा आवास योजना दे घर मिले ने। 2 दसो किनू दईए। मैं कहता था भाई एक अनार 100 बीमार, मैं की करांगा जी, ये तुसी आपे बंट दो, मैं नहीं बंट सकता, मैं नहीं बांट सकता हूं, ये आप बांटो। ये 2 मकान लेके मैं क्या करूंगा। और देखो मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना दिए। 4 करोड़
प्रधानमंत्री आवास योजना में। और हंसराज हंस को चुनाव जिता के भेजना, 3 करोड़ और घर बन जाएंगे। 3 करोड़। कोई कच्ची छत के नीचे नहीं सोएगा, सब पक्के छत के नीचे सोएंगे। और एक बात और बता दूं, वो आप ध्यान में रखना, वो आप सब पर भी लागू होगा। आप सब लोग याद रखना मेरी बात। हंसराज हंस को चुनाव जिताओ, आने वाले समय में आप सबके घरों की बिजली का बिल 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, 0। एक नई योजना आई है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सरकार की तरफ से हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा का प्लांट लगेगा, सोलर एनर्जी का प्लांट लगेगा, और उस एनर्जी से आपके घर की बिजली का खर्चा होगा और आपकी बिजली का बिल 0 हो जाएगा। 0। सूरज की किरणों से आपकी बिजली, सौर ऊर्जा और प्लांट सरकार लगाएगी। सरकार उसके लिए आपको मदद करेगी। और जो बिजली खर्च नहीं होगी वो बिजली ग्रिड में चली जाएगी, और ग्रिड से जब वो खर्च होगी तो जितने यूनिट आपके घर की बिजली खर्च होगी उतने यूनिट का पैसा आपके घर में आमदनी के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ये फर्क होगा। बोलो बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो बदलता भारत है कि नहीं है? मैनू ऊंचा सुनता, जरा जोर नाल बोलो, बदलता भारत है कि नहीं है? ये फर्क हमको समझना चाहिए। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, हमारे दलित भाइयों का बजट तिगुना बढ़ा दिया गया, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। दलित के लिए हर तरीके का काम चल रहा है। एकलव्य रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं, और आपके लिए प्रधानमंत्री जनमन, हमारे दलित भाइयों के लिए जनमन, प्रधानमंत्री जनमन 24,000 करोड़ रुपए रखे हैं। 24,000 करोड़ रुपए जो गांव की तस्वीर बदल देगा, गांव की तकदीर बदल देगा, गांव का विकास करेगा। उसको हमको ध्यान में रखना। इसलिए मित्रों, भारत आगे बढ़ रहा है। बोलो, आजकल पंजाब में हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? जरा जोर से बोलो, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? 4 लेन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? 6 लेन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? एलिवेटेड रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ओवर ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बन गई कि नहीं बन गई? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 6 लेन, कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर। आज भारत जहां आपको जाने में 3-3 घंटे लगते थे, आज आप आधे घंटे में पहुंच रहे हो। ये बदलता भारत है, और इस बदलते भारत को ताकत देने का काम आपको 1 तारीख को करना है। हमारे हंसराज हंस जी को चुनाव जिता करके आपने भेजना है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हंसराज हंस जी, आप जानते हैं, ये अच्छे गायक जरूर हैं, ये अच्छे कलाकार हैं, ये सेवक हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा हंसराज जी से पिछले 30 साल का रिश्ता है। हंसराज जी सबसे पहले एक बहुत उत्तम किस्म के इंसान हैं। बहुत उत्तम किस्म के इंसान हैं। ये किसी का दर्द नहीं देख सकते, जब तक दर्द का निवारण न कर ले चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और ये हरमन प्यारे, हमारे मोदी जी के भी बड़े हरमन प्यारे हैं। इनको आपका आशीर्वाद फरीदकोट की धरती से मिलना है। मोदी जी ने देखो कितनी दूर की सोची कि अगर हमारा भाई दिल्ली में सेवा कर रहा है तो आज आवश्यकता इस बात की है कि यह पंजाब की धरती की सेवा करे, और हमारा पंजाब का पुत्र, पंजाब सपूत आगे निकले और आपकी सेवा करके आगे बढ़े। बोलो, इनका आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा ना? आप इनको ताकत देंगे ना? पूरी ताकत देंगे। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं,
ये दो पार्टियां ये मदारीगिरी करती हैं, मदारीगिरी। एक आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी, बोलो कट्टर बेईमान है कि नहीं है? कट्टर बेईमान है ना? ये कट्टर बेईमान पार्टी और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में दोस्ती, पंजाब में नूरा कुश्ती। यहां चुनाव अलग अलग लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं और दिल्ली में बोलते हैं हाय गले लग जा, वहां गले गलमाइयां करते हैं। बोला ये मदारीगिरी है कि नहीं है? बोलो ये मदारीगिरी है कि नहीं है? ऐसे लोगों को राजनीति में रहने दोगे क्या? आप बताओ। आज पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब का अस्तित्व समाप्त कर दिया। ये दिल्ली दरबार में पहले वाले लोग दिल्ली दरबार में माथा टेकते थे, अब ये नए मुख्यमंत्री शीश महल में जाके माथा टेकते हैं। ऐसे लोग हैं ये। और ये कागजी मुख्यमंत्री, ये कागज में मुख्यमंत्री है। पंजाब का दुर्भाग्य है कि पंजाब को पंजाब नहीं चला रहा, दिल्ली चला रहा है। ये परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है। आपने देखा होगा किस तरीके से आज पंजाब में की बेअदबी हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ, हो रही है कि नहीं हो रही है? और आप बताओ यहां ड्रग का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? शराब का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? गलत धंधे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? मित्रों, ये ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो हर तरीके से कांग्रेस और ये आप वाले कांग्रेस वाले ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो हम सबके ध्यान में आता है। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा, ये गिंडी गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन, ये चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, दोनों ही भ्रष्टाचारी पार्टी। बोलो कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? 2G 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? समुद्र का पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? आकाश में ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया कि नहीं किया? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घोटाले करने वाले कांग्रेस पार्टी। बोलो अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये घोटालेबाज चोर चोर मौसेरा भाई, ये सब चोर मौसेरे भाई बने हुए हैं। आप बताओ राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? जब जोर से बोलो, बेल पे है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? टीएमसी ममता के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? अरविंद केजरीवाल में जेल में था कि नहीं था? 1 तारीख को वापस जाएगा कि नहीं जाएगा? ये सारे नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। बोलो ऐसे नेताओं को आगे आने देना है क्या? ये सब भ्रष्टाचारी नेता, ये सब आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए नेता, इनसे हमको छुट्टी पानी है और ध्यान में रखना है। मैं यहां अंत में एक बात और बताना चाहता हूं। अभी हंसराज जी ने मेरे से मनरेगा की बात की, मैंने आपको बताया, लेकिन अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं। इन कांग्रेसियों से सावधान रहना, इन आम आदमी पार्टियों से सावधान रहना। चुनाव के बाद ये लोग दलित भाइयों का आरक्षण, दलित भाइयों का रिजर्वेशन, इस पर डाका डाल करके मुस्लिम को देने का प्रयास कर रहे हैं, माइनॉरिटी को देने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो होने दोगे क्या? होने दोगे? ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आम आदमी पार्टी, ये सब दलितों के रिजर्वेशन पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। इन्होंने 5 बार आंध्र प्रदेश में किया, 2 बार कर्नाटक में किया। कोर्ट सामने आ गई बचाने के लिए।
और मोदी जी ने कहा है, जब तक मोदी जिंदा है और जब तक बीजेपी है, तब तक दलित भाइयों के आरक्षण पर कोई डाका नहीं डाल सकेगा, कोई डाका नहीं डाल सकेगा, ये कहा। और इसीलिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि आप हंसराज हंस जी को चुनाव जिताइए और हमारे फरीदकोट के विकास के लिए आप पूरी ताकत से आगे बढ़िए और कंधे से कंधा मिलाकर इस फरीदकोट को आगे बढ़ाने में कोई कसर मत छोड़िए। बोलिए, आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा? मिलेगा? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय पंजाब।